हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आया हूँ आर्बिट्रेज प्रोसेस को एक बार डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। समझेंगे सर आर्बिट्रेज में होता क्या है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल सर पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आर्बिट्रेज के बाद। इस वीडियो के बाद बेटा आपको आर्बिट्रेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये हम समझ के चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सर एक सिंपल सा कंसेप्ट। सर अभी ना हम फॉर्मूले पे जाते हैं, ना टर्म्स पे जाते हैं, ना लीवर्ड अनलीवर्ड पे जाते हैं, कुछ नहीं, सिंपल हम समझते हैं। पहले सर हमें इस प्रोसेस के अंदर करना क्या होता है अपनी कॉमन लैंग्वेज में। चलिए जी। तो बेटा अगर हम बात करें, आपके पास है एक, मान लीजिए म्यूचुअल फंड। ठीक है जी। म्यूचुअल फंड है ए और एक है म्यूचुअल फंड बी। ठीक है जी। आपके पास मान लीजिए दो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ए और म्यूचुअल फंड बी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए, ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है 10,000 रुपये का। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न मिलता है 10,000 रुपये का। यहीं बेटा म्यूचुअल फंड बी की बात करें, यहाँ पे अगर आप 80,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 10,000 रुपये का। ठीक है जी। आपके पास बेटा दो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी। आपने बेटा म्यूचुअल फंड ए में लगाओगे 1 लाख रुपए तो आपको 10,000 मिलेंगे। म्यूचुअल फंड बी में मिलाओगे 80,000 रुपये तो आपको 10,000 मिलेंगे। मान के चलते सर सारे रिस्क सब कुछ सेम है, इंडस्ट्री सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है। ऐसा है, मान लीजिए अभी आप इसमें इन्वेस्टेड हो, करंटली इन्वेस्टेड। ठीक है जी। अभी आपने सर करंटली पैसा म्यूचुअल फंड ए में लगा रखा है। ठीक है। आपको जब म्यूचुअल फंड बी दिखा ढूंढते ढूंढते, तो आपने कहा यार मैं पागल हूँ क्या, मैं पागल हूँ क्या, म्यूचुअल फंड ए में लगा के पैसा बैठा हूँ पैसा, यहाँ पे मुझे 1 लाख लगाने पे 10,000 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 80,000 लगाने में 10,000 मिल रहा है ना जी। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सर ऐसा हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई ए से बाहर निकलो, यहाँ से आप एग्जिट मारोगे। ठीक है जी। यहाँ से आप एग्जिट मारोगे और यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे। ठीक है जी। यहाँ से एग्जिट मारोगे आप और यहाँ पे एंट्री ले लोगे। तो ये सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे कम पैसे लगा के मैं ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, मैं वहाँ से कमाऊँगा। ठीक है जी। तो आप म्यूचुअल फंड ए बेच लोगे और म्यूचुअल फंड बी खरीद लोगे। अब म्यूचुअल फंड जो बी खरीदोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो सर आप, सॉरी यहाँ पे 80,000 था। ठीक है। या तो सर आप पूरा 1 लाख का 1 लाख लगा दो। ठीक है। या आप सिर्फ 80,000 लगाओ। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल शिफ्ट अवर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड ए टू म्यूचुअल फंड बी। ठीक है जी। हम म्यूचुअल फंड ए से म्यूचुअल फंड बी में कम कर देंगे ट्रांसफर। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। ऑप्शन वन क्या है? शिफ्ट एंड अर्न सेम प्रॉफिट। सर मैं म्यूचुअल फंड ए से म्यूचुअल फंड बी पे ट्रांसफर करूं और सिर्फ इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करूं कि मेरे को सेम प्रॉफिट हो। यानी कि सर हमारे पास सेल प्रोसीड कितनी आएंगी? सेल प्रोसीड फ्रॉम म्यूचुअल फंड ए। बेटा म्यूचुअल फंड ए बेच के मेरे पास कितने पैसे आने वाले हैं? सर म्यूचुअल फंड ए बेच के मेरे पास आने वाले हैं 1 लाख रुपए। ठीक है। सर सेम प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे म्यूचुअल फंड बी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सर 80,000। तो लेस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बी टू अर्न सेम प्रॉफिट। सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेटा मुझे म्यूचुअल फंड बी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 80,000। तो मेरे पास बेटा सरप्लस बचेगा, मेरे पास सरप्लस बच जाएगा कैश 20,000। अब इस 20,000 को भाई मैं उड़ाऊँ, खर्च करूँ या कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, मेरे पास अपना मर्जी है। ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन क्या था मेरे पास? सर शिफ्ट एंड अर्न सेम प्रॉफिट। दूसरा क्या है? शिफ्ट इन एंटायरिटी। मतलब जो ये 20,000 बचा है ना, ये भी उसी कंपनी में लगा दो। शिफ्ट एंड एंटायरिटी एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, मैं कहूँगा कि भाई सिर्फ 80,000 नहीं,
पूरा का पूरा 1 लाख लगा दो यार, बचे हुए 20,000 का भी मैं क्या करूँगा, मेरे पास पड़ जाएंगे तो ज़्यादा खर्च कर दूंगा, तो बचे हुए 20,000 भी लगा दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेटा सेल प्रोसीड्स होंगी हमारी फ्रॉम म्यूचुअल फंड ए, कितनी होंगी सर, 1 लाख, 1 लाख के हमने बेचे होंगे। अब बेटा इन्वेस्टमेंट कितना होगा म्यूचुअल फंड बी में, बेटा म्यूचुअल फंड बी में भी इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख। क्या आपके पास कुछ सरप्लस बचेगा, नहीं सर, नो सरप्लस। ठीक है जी, कोई सरप्लस नहीं बचा। लेकिन सर जरा अर्निंग कंपेयर कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे अर्निंग कितनी होंगी, यहाँ पे अर्निंग कितनी होगी, अगर सर मैं म्यूचुअल फंड ए में रहता तो मेरी अर्निंग कितनी होती सर, 1 लाख पे 10,000 था, 10,000 होती। सर मैं जब म्यूचुअल फंड बी में आया, जब मैं म्यूचुअल फंड बी में आया तब भी मेरी अर्निंग 10,000 थी। तो क्या कुछ मेरी इंक्रीमेंटल अर्निंग हुई, नहीं सर। क्यों नहीं हुई, क्योंकि सर मैंने तो पैसे ही उतने लगाए थे ना कि 10,000 रुपये कमा सकूँ, तो कोई इंक्रीमेंटल अर्निंग मेरी नहीं हुई। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओनली बेनिफिट इज सरप्लस कैश, मेरे पास भैया 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा म्यूचुअल फंड एक की कहानी हो गई। अगर मैं ए से बी में खाली 80,000 रुपये लगाता हूँ। अब बात करते सर मैंने पूरा का पूरा 1 लाख लगा दिया, तो अर्निंग इन म्यूचुअल फंड ए कितना होगा, बेटा म्यूचुअल फंड ए में कितनी अर्निंग हुई होगी आपकी सर, 1 लाख। ठीक है जी, अर्निंग इन म्यूचुअल फंड बी, बेटा अब म्यूचुअल फंड बी में कितनी हुई होगी सर, 10,000 होती, 10,000 होती अगर मैं 80,000 लगाता। अब मैं लगा रहा हूँ 1 लाख। ठीक है जी, तो कितनी अर्निंग होगी सर, मेरी अर्निंग होगी 12,500। ठीक है जी, मेरी अर्निंग होगी सर 12,500, यानी कि बेटा यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंटल अर्निंग कर ली है 2,500 की। ठीक है जी, इंक्रीमेंटल अर्निंग कर ली मैंने 2,500 की। तो बेटा इस आर्बिट्रेज प्रोसेस से मुझे पूरा पूरा ही समझ में आया, सबसे पहले वो कंपनी आइडेंटिफाई करो जो आपको कम लागत में ज़्यादा रिटर्न दे रही हो। ठीक है, जैसे ही आपने उसको आइडेंटिफाई करा, म्यूचुअल फंड भी आपको मिल गया, ढूंढते 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 ढूंढते, तब बेटा क्या करना है, उसमें आपको यहाँ से पैसा निकाल के इसमें डाल देना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा 1 लाख इन्वेस्ट कर दो, या फिर सिर्फ 80,000 इन्वेस्ट करो, जिससे आपका रिटर्न सेम रहे। अगर बेटा पूरा इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपको एडिशनल अर्निंग होगी। अगर आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे जिससे आपकी अर्निंग सेम रहे, तब बेटा आपके पास सरप्लस कैश रहेगा। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से हम आर्बिट्रेज समझते हैं इन जनरल सेंस। अब हम समझते हैं सर कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, देखो होता क्या है बेटा, जब हमने सर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच पढ़ी थी, तब हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के बराबर होती है। कब, जब सर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब सर अगर किसी दो कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, रिस्क सेम है, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, भले ही कैपिटल एम्प्लॉयड में एक कंपनी में सिर्फ इक्विटी हो और दूसरी कंपनी में डेट और इक्विटी दोनों हो। ठीक है जी, वो कह रहे कैपिटल स्ट्रक्चर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, ठीक है, तो बेटा दोनों की वैल्यू हमारी सेम आने वाली है। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ सर, प्रैक्टिकली दोनों की वैल्यू अलग अलग थी। ठीक है जी, प्रैक्टिकली दोनों की वैल्यू अलग अलग थी। देखिए पहले हम समझते थे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म से क्या मतलब है। देखिए जब हम कहते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे डेट की वैल्यू है मान लीजिए 4 लाख, इक्विटी की वैल्यू है मान लीजिए 10 लाख, और यहाँ पे सॉरी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ठीक है जी, सर लीवर्ड फर्म में क्या होता है, डेट और इक्विटी दोनों होते हैं। ठीक है सर, अनलीवर्ड फर्म में खाली हमारी इक्विटी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया यहाँ पे दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी भी वजह से एक्स वाई फैक्टर से ये वैल्यू नहीं होती है, ये थी 10 लाख और ये थी 12 लाख। ठीक है जी, इसकी वैल्यू थी 10 लाख, इसकी वैल्यू थी 12 लाख, यानी कि आपने सर जो यहाँ पे पैसा लगा रखा होगा 12 लाख के हिसाब से लगा रखा होगा, और यहाँ पे जब आप पैसा लगाओगे
तो 10 लाख के हिसाब से लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे। मतलब सर हमने यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा रखा है, हम यहाँ पे कम पैसा लगा के सेम कमा सकते हैं। ठीक है, तो सर जिस भी फर्म की, चाहे अनलीवर्ड फर्म हो चाहे लीवर्ड फर्म हो, जिस भी फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, आप ज़्यादा वाले से कम पे आएंगे, एज्यूमिंग दोनों सर सेम कमाते हैं। ठीक है जी, एज्यूमिंग दोनों सेम कमा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा कंसेप्ट है सर, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म से लीवर्ड फर्म पे आ जाओ। सर वाइसी वर्सा भी हो सकता है, मान लीजिए ये 12 लाख है और ये 10 लाख है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे बेच दोगे और यहाँ पे परचेज कर लोगे। करोगे नहीं करोगे? सर 12 लाख वाले बेच देंगे, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, फिर इसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो भाई पूरा इन्वेस्ट कर दो या इक्विवेलेंट इन्वेस्ट कर दो। ऐसे ही बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें सोल्ड कर दोगे और इसमें परचेज कर लोगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है सर, जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से उठ के आना है आपको जिस फर्म की वैल्यू कम है। चलिए अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन से देखेंगे कि हमें कैसे करना है सॉल्व। अभी फॉर्मेट वगैरह नहीं देखते, सीधे सर क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन की हेडिंग क्या है सर, आपकी स्टडी के क्वेश्चन है बेटा इलस्ट्रेशन 6, व्हेन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन दी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज़्यादा है, एक मिनट रुकना है, हाँ जी, वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज़्यादा है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म से। मतलब ये सर हो सकता है 12 लाख हो और ये 10 लाख हो, मुझे वैल्यू नहीं पता, मैंने हाइपोथेटिकल ले लिया, लेकिन ये वाला अमाउंट बड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक जैसे हमें पता चला कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज़्यादा है अनलीवर्ड फर्म से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे और यहाँ पे बाई कर लेंगे। यही करेंगे ना? हाँ जी सर यही करेंगे सर। यहाँ पे आपकी लीवर्ड फर्म के शेयर्स आप बेच दोगे क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू पे हैं, और कम वैल्यू वाले आप खरीद लोगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। देयर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एम लिमिटेड हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। देखो मैंने कहा था दोनों की अर्निंग सेम होनी चाहिए, ये हमारी अंडरलाइंग एजम्पशन रहेगी। अगर अर्निंग सेम अलग अलग है तो आप ये आर्बिट्रेज प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2 लाख रुपये। टैक्सेस लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं क्योंकि सर टैक्स तो हम मानते ही नहीं यहाँ पे है। एम लिमिटेड इज अ लीवर्ड कंपनी हैविंग अ डेट ऑफ ₹1,00,000। ठीक है जी, एम लिमिटेड की बेटा बात करें तो इसके पास डेट है 1,00,000 का। ठीक है, और ये लीवर्ड कंपनी है, लीवर्ड ही हो गई सर जब इसके पास डेट है तो। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड बेटा के ई, इसकी 10% है और इसकी 11.50% है। ठीक है जी, हाउ कंप्यूट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरीड ऑन। वो कह रहे हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे बनेगा। सबसे पहले बेटा हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है दोनों की। ठीक है, दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर बेटा एन लिमिटेड की बात करें हम, एन लिमिटेड की वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, देखो एन लिमिटेड है अनलीवर्ड फर्म क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इक्विटी है। ठीक है जी, और एम है लीवर्ड फर्म। ठीक है, तो बेटा अनलीवर्ड फर्म की पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है सर, जितना आप EBIT कमा रहे हो डिवाइड बाई KO। और अनलीवर्ड फर्म में हमें पता है सर KE होता है खाली, और कुछ होता नहीं है, तो KE इज इक्वल टू KO हो जाता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म हमारी कितनी आ जाएगी, 20,000 है ना, हाँ 20,000 डिवाइड बाई 10%, यानी कि 2 लाख रुपए। तो मैं कह सकता हूँ सर अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है 2 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं लीवर्ड फर्म की। लीवर्ड फर्म में बेटा क्या बोला है, लीवर्ड फर्म में बोला है कि भैया 7% आपका इंटरेस्ट होता है। तो बेटा वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे लीवर्ड फर्म के केस में कैसे निकालते हैं सर, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट कितनी है सर, वैल्यू ऑफ डेट हमें दे रखी है 1 लाख रुपए। ठीक है जी, जो उसकी सर बुक वैल्यू होती है वही हमारी वैल्यू ऑफ डेट हो जाती है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है सर, 20,000 थी, लेकिन उसमें से हमने कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट कितना था सर, 1 लाख पे 7% यानी कि 7,000 रुपये हमने इंटरेस्ट पे कर दी, और डिवाइड बाई कर दिया हमने KE से। KE बेटा एम के केस में कितनी थी, 11.50%। तो बेटा हमारी वैल्यू बेटा एम लिमिटेड की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा 2,13,043। अब बेटा एग्जाम में आपको ये हेडिंग थोड़ी ना मिलेगी, ये तो स्टडी ने दे रखी है, एग्जाम ने तो हेडिंग नहीं दे रखी। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा
सर हमें दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। हमने देखा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म 2,13,043 है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म 2 लाख रुपीज़ है। तो भाई हम क्या करेंगे, हम सर यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ पे परचेज कर लेंगे। बराबर है भाई साहब, बिल्कुल बराबर है। चलिए अब सर कितना सेल करें कितना परचेज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी होल्डिंग कितनी है? तो देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया। सबसे पहले देखेंगे हमने सर दोनों कंपनियों की वैल्यू निकाली है। सर एम क्या है 2,13,000 और एन क्या है 2 लाख, जैसे मैंने निकाली बिल्कुल वैसे ही निकाली गई है। अब इन्होंने सर एज्यूम कर लिया, मान लीजिए आपके पास एम में 10% शेयर है, मान लीजिए आपके पास एम में 10% शेयर, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ये मैंने एज्यूम कर लिया जस्ट टू जस्टिफाई माई आर्बिट्रेज प्रोसेस। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 10% शेयर्स हैं, ठीक है, 10% शेयर्स हैं, ठीक है जी। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे सोल्ड कर दूंगा 10% शेयर तो आपको कितना पैसा मिलेगा? बच्चे कहेंगे सर 2,13,000 का 10% नहीं, यहीं पे तो आप गलती कर जाओगे। 2,13,000 बेटा पूरी फर्म की वैल्यू है, इसे वैल्यू ऑफ डेट भी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी है। तो सर हमें खाली वैल्यू ऑफ इक्विटी का मिलेगा, यानी कि 1,13,043 का 10%, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेल योर 10% शेयर्स ऑफ लीवर्ड फर्म फॉर ₹11,304, हमने कितना निकाला जी यहाँ पे 11,304, इतने का सर हमने शेयर बेच दिया, ठीक है। अब हम सर जाके क्या करेंगे, हमारी यहाँ पे 10% होल्डिंग थी, ठीक है, हम यहाँ पे भी जाके सर 10% शेयर्स खरीदेंगे, हम सर यहाँ पे जाके भी 10% शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है। अब सर 10% शेयर खरीदेंगे, कितने के आएंगे यहाँ पे बताएंगे जरा मुझे बच्चे? सर यहाँ पे आएंगे 2 लाख के 10%, यानी कि 20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे सर 20,000 रुपये के आएंगे, यहाँ पे तो सर खाली 11,304 के थे। सर मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं कि मैं यहाँ पे 10% शेयर खरीद सकूँ। तो बेटा यहाँ पे रोल आता है बोरोइंग का। हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे आपको बोरोइंग भी करनी पड़ेगी सेम प्रपोर्शन में, तो 10% आप बोरोइंग भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो बोरोइंग हो जाएगी आपकी 10% की, तो आपके पास आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है जी। अब आपके पास टोटल फंड कितने हो गए हैं 21,304 रुपये। बेटे 10,000 की बोरोइंग मैंने क्यों करी है? क्योंकि सर मुझे अपना सेम रिस्क पोर्टफोलियो रखना है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ सर मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 21,304 आ गया, हाँ जी सर। अब देखते हैं नीचे सॉल्यूशन में क्या है। बेटा 21,304 हमारे पास आ गया, कैसे? 10% की हमने होल्डिंग बेची, 10,000 हमारे पास बोरोइंग से मिल गए, ठीक है। अब हमें सर 10% इन्वेस्ट करना है, हमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो बेटा मेरे पास सरप्लस कितना अवेलेबल रहेगा 1304, मतलब सर मैं ऑप्शन 1 में चला गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यहाँ पे मुझे 20,000 इन्वेस्ट करना है। यहाँ बेटा मुझे शेयर बेच के मिला, सेल प्रोसीड कितनी मिली 1304, ठीक है जी। और मुझे यहाँ पे बोरोइंग मुझे कितनी करनी पड़ी सर, सेम प्रपोर्शन में 10% ही मैंने बोरोइंग कर ली, 10,000, तो बेटा 21,304 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 20,000 मुझे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए अगर 10% ही कमाना चाहता हूँ। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 21,304 पूरा इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं खाली 20,000 इन्वेस्ट करूँ, बाकी मेरे पास सरप्लस कैश रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सरप्लस रख के चलते हैं। तो बेटा सरप्लस कैश कितना हो गया 21,304 माइनस 20,000, 1,304 रुपये, ठीक है। अब सर दोनों सिनेरियो में हम लोग अपनी अर्निंग निकाल लेते हैं, ठीक है जी। दोनों सिनेरियो में सर हम लोग अपनी अर्निंग निकाल लेते हैं। सिनेरियो 1, बेटा आपके पास लीवर्ड फर्म की 10% शेयर होल्डिंग थी नहीं थी सर आपके पास लीवर्ड की 10%? हाँ सर बिल्कुल थी। तो यहाँ पे आपको कितना पैसा मिल रहा था एज अर्निंग? बेटा EBIT था यहाँ पे 20,000 रुपये, इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर देते 7,000 रुपये, 13,000 रुपये बचते थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, बचते थे नहीं बचते थे? हाँ जी सर। और आपका शेयर कितना होता था सर? हमारा शेयर इसमें से 10% होता था, क्योंकि हमने एज्यूम करा कि 10% हम होल्डिंग करके चल रहे हैं। तो हमारा शेयर कितना होता था 13,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 1,300। यानी कि सर अगर मैं लीवर्ड फर्म में इन्वेस्टेड रहता
तो मैं 1300 रुपये कमाता। लेकिन अब मैंने सर लीवर्ड फर्म से चेंज करके अनलीवर्ड फर्म में आ गया हूँ, तो यहाँ पे कितना कमाऊँगा बेटा? यहाँ पे आपका EBIT था 20,000 रुपये। इसमें से सर कुछ भी लेस नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे तो इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको कितना मिलेगा? आपका शेयर है बेटा 10% पे 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 आपका शेयर है। लेकिन 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 आपने बेटा 10,000 की बोरोइंग भी उठाई है मार्केट से, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी तो घटाओगे। आपने बेटा उसमें इन्वेस्ट करना था, तो आपने 10,000 की बोरोइंग भी उठाई, बिल्कुल उठाइए सर। तो उसको हम लेस भी करेंगे, 7% के हिसाब से बेटा बोरोइंग है, तो आप 700 रुपये लेस कर देंगे और आपका बेटा आंसर आ जाएगा 1,300 रुपये। यानी कि सर हमने 11,000 रुपये के अपने इन्वेस्टमेंट बेचे, 10,000 रुपये हमने बोरोइंग करी। ठीक है, और बेटा साथ में हमने पूरा 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। 1304 हमारे पास सरप्लस है गया, और दोनों ही केसेस में हमारी अर्निंग बराबर आ रही है। तो ये बेटा पहला केस हो गया हमारा, जब हमने लीवर्ड से पैसा निकाल के अनलीवर्ड में लगाया है। ध्यान रखिएगा बेटा, लीवर्ड से जब आप पैसा निकालते हैं तब आपको बोरोइंग करनी पड़ती है सेम प्रपोर्शन में। ठीक है, और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप या तो पूरा पैसा लगा लो या फिर सेम परसेंटेज रखने के लिए पैसा लगाओ, बाकी सरप्लस रख लो। चलिए जी, तो बेटा इसी का लीवर्ड से अनलीवर्ड का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा दोनों की 2 लाख, और KE है बेटा दोनों की 12.5%, और EBIT है बेटा दोनों का 30,000। यहाँ पे बेटा डेट है 1 लाख का, अनलीवर्ड में नहीं है ऑब्वियसली सर, अनलीवर्ड तो नहीं होगा। इक्विटी 1 लाख की, यहाँ पे इक्विटी 2 लाख की। ठीक है, चलिए। एंड इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर विद लीवर्ड कंपनी। उन्होंने बता दिया 15% आप यहाँ पे होल्ड करते हो। पिछले क्वेश्चन में एज्यूम करा था, यहाँ पे बता दिया गया आपको कि आप यहाँ पे 15% होल्ड कर रहे हो। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस इज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड कंपनी। वो कह रहा है कितनी उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी अगर वो लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाता है। मतलब उसने खुद ही हिंट दे दिया है कि भाई लीवर्ड की वैल्यूएशन ज़्यादा है, अनलीवर्ड की कम है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? वैल्यूएशन निकालेंगे। वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। बेटा अगर हम लीवर्ड फर्म में बात करें, चलो दोनों जगह EBIT लिख लेते हैं। 30,000 माइनस इंटरेस्ट। बेटा लीवर्ड फर्म में इंटरेस्ट माइनस होगा खाली कितना सर? 10% ऑफ 1 लाख, यानी कि 10,000 रुपये लेस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 20,000, यहाँ पे 30,000 ही रहेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल देते हैं। हाँ जी सर, कैसे निकलती है? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई KE। बेटा यहाँ पे KE कितनी है सर? दोनों केस में हमें 12.5% दे रखी है ना जी? हाँ जी सर, दोनों केस में 12.5% दे रखी है हमें। तो 20,000 डिवाइड बाई 12.5%, 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, कितनी आ जाएगी बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी? देख लेते सर। 20,000 डिवाइड बाई 12.5%, 1,60,000। ठीक है, यहाँ पे बेटा 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, 2,40,000। अब सर निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट कितनी है बेटा? यहाँ पे तो सर 1 लाख है, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि अनलीवर्ड फर्म है। तो बेटा वैल्यू ऑफ फर्म आ गई आपकी 2,60,000 और 2,40,000। यानी कि सर आपकी लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कम है। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। अब सर चलते हैं, हमें क्या करना है? हम सर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि बताओ कितनी इंक्रीमेंटल अर्निंग होगी। इंक्रीमेंटल अर्निंग कब होती है? कि सर जितना भी पैसा आए बेच के सारा का सारा हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले आती है बेटा सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड फ्रॉम लीवर्ड फर्म, है ना जी? बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 1,60,000। तो हमारे पास तो 15% होल्डिंग थी, तो 1,60,000 का हम 15% बेच देंगे। कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। प्लस मैंने आपको बताया था बेटा आपको डेट भी उठाने पड़ेंगे, तो आप बोरिंग उठाओगे कितनी? सर 15% ही उठाएंगे। बोरिंग कितनी उठाओगे आप? सर 15% ही उठाएंगे हम। तो 15% ऑफ 1 लाख, बेटा 15,000 रुपये आप मार्केट से उठा लोगे। तो बेटा टोटल फंड्स अवेलेबल आपके पास कितने हो गए हैं? टोटल फंड्स अवेलेबल आपके पास कितने हो गए हैं सर? 24,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 39,000। सर 24,000 शेयर बेच के आए, 15,000 रुपये सर मुझे कहाँ से मिले?
फंड्स अवेलेबल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दूंगा अनलीवर्ड फर्म में। ठीक है जी, तो कितनी होल्डिंग आ जाएगी आपके पास, परसेंटेज होल्डिंग। देखो अब हम परसेंटेज सेम नहीं रख रहे हैं, पिछले इलस्ट्रेशन में हमने परसेंटेज सेम रखी थी, हमने 10% ही इन्वेस्ट करा था, 10% के लिए जितना हमें चाहिए था 20,000 रुपये वही इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं पूरा इन्वेस्ट कर दो। तो हमारी परसेंटेज होल्डिंग कितनी हो जाएगी बेटा, परसेंटेज होल्डिंग हो जाएगी 39,000 आउट ऑफ 2,40,000। कितनी हो जाएगी जी सर, ये हो जाएगी 16.25%। यानी कि सर मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं कुछ ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठा हूँ। अब निकाल लेते हैं सर हमारी कितनी अर्निंग में चेंज आया। तो अगर मैं कहूँ अर्निंग इन अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म में बेटा हम कितना कमाने वाले हैं, तो हम सीधा कहेंगे सर कि भैया इसमें तो 30,000 था पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल, तो 30,000 पे 16.25% मुझे मिलेगा, अनलीवर्ड फर्म के अंदर बिल्कुल मिलेगा। तो 30,000 इंटू 16.25%, 4875 मुझे मिल जाएगा। लेस कर देंगे कितना मैं कमा रहा था लीवर्ड फर्म में, लेस कर देंगे कितना मैं कमा रहा था लीवर्ड फर्म में। बेटा लीवर्ड फर्म में कितना कमा रहे थे सर, वहाँ पे मेरी 15% होल्डिंग थी और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचता था 20,000 रुपये। बचता था नहीं बचता था, हाँ जी सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 20,000 रुपये बचता था। तो वहाँ पे मैं कमाता हूँ 20,000 का 15%, यानी कि 3,000 रुपये। तो बेटा ये 3,000 रुपये कमाता था, ये नहीं कमा पाऊंगा मैं, लेकिन 4875 कमा रहा हूँ। प्लस बेटा मैंने एक बोरोइंग भी करी है 15,000 रुपये की बोरोइंग, तो बेटा इसका इंटरेस्ट भी लेस करना पड़ेगा। कितना आएगा सर, हमने 15,000 रुपये की बोरोइंग करी है 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है जी, तो हमने सर कितना लेस कर दिया सर, 1,500 रुपये हमने लेस कर दिया। तो बेटा मेरी इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी आ गई है, 375 रुपीज़। मतलब सर पूरा पैसा इन्वेस्ट करके मैं 375 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। और इससे क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज़्यादा थी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कम थी। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो बेटा ये मैंने सेल करे शेयर्स, ये मैंने मनी बोरो करा सेम परसेंटेज में, जिस परसेंटेज में सेल करे थे उसी परसेंटेज में मैंने मनी भी बोरो कर लिया। ठीक है, हमने सर अनलीवर्ड कंपनी के पूरे 39,000 के हिसाब से परचेज कर लिए। अरे यार ये परसेंटेज गलत निकाल दी क्या हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज गलत लिख दी है। तो बेटा हमने 48, मतलब एक ही बात है, आप कैसे भी निकाल लो, ठीक है एक ही बात है। हमारा 4875 बेटा निकल के आ रहा है कितना, कि हमें अर्निंग मिलेगी। 1,500 रुपये बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर दिए, हमारा नेट अमाउंट आ गया। इसमें से बेटा जितना हम लीवर्ड फर्म के अंदर कमा सकते थे वो हमने लेस कर दिया, 375 हमारा आंसर आ गया है। तो बेटा यहाँ पे हमने दोनों सिनेरियो देख लिए, कब, जब लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाना हो। अब हम सिनेरियो देखेंगे जब हम अनलीवर्ड से लीवर्ड में आएंगे। चलिए इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाते हैं। दे आर टू कंपनीज यू एंड एल, यू अनलीवर्ड होगी, एल लीवर्ड होगी, हैविंग सेम एनवाई, नेट ऑपरेटिंग इनकम बेटा दोनों की सेम है 20,000, एक्सेप्ट एल के पास सर 1,00,000 के शेयर्स हैं, सॉरी 1,00,000 के डेट है 7% के साथ। कॉस्ट ऑफ यू लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा दोनों की अलग दे रखी है, 10% एंड 18%। चलिए सबसे पहले सर दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं, यू एंड एल। सर EBIT बता रखा है दोनों का 20,000, 20,000। ठीक है जी, सर हमारे पास इंटरेस्ट है खाली लीवर्ड में है कितना 7,000, तो ये 13,000 बचेगा, ये बचेगा 20,000। मतलब सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया है। बेटा KE यूज़ करेंगे हम, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल देंगे। कैसे सर, 20,000 डिवाइड बाई 10%। यहाँ पे सर KE है अनलीवर्ड की 10% और लीवर्ड की है 18%। तो हमने सर दोनों की KE वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल देनी है, कितनी आ गई 20,000 डिवाइड बाई 10%, 2,00,000, 13,000 डिवाइड बाई 18%, ये डेसिमल्स में आ रही है क्या, हाँ जी 72,222। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल दी। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हमें सर वैल्यू ऑफ डेट भी चाहिए, यहाँ तो कुछ है नहीं और यहाँ पे बेटा 1,00,000 रुपये। तो भाई वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आ गई सर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये तो 2,00,000 की 2,00,000 ही रही,
और यहाँ पे 1,72,222 आ गए। यानी कि सर यहाँ पे अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा है और लीवर्ड फर्म की कम है। मतलब सर यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है जी। अगेन सर यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, या तो भाई पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो या फिर इक्विवेलेंट पैसा इन्वेस्ट कर दो। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो या फिर इक्विवेलेंट पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो सर पहले इक्विवेलेंट वाला केस देखते हैं। इन्होंने कितनी एज्यूम करी है, मान लीजिए 10%। तो बेटा मान लीजिए आप इसमें 10% होल्ड करते थे, तो आपको सेल करके कितना मिलेगा, सेल प्रोसीड मिलेंगी बेटा आपको 2 लाख की 10%, यानी कि 20,000 रुपये। तो बेटा अब आपके पास 20,000 रुपये अवेलेबल हैं आगे लीवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब आप सर वहां पे जाके लीवर्ड फर्म में क्या करेंगे, लीवर्ड फर्म में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सर मैं 20,000 का 20,000 इन्वेस्ट कर दूं, वो अगले रजिस्ट्रेशन में देखेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन में देखते सर 10% इन्वेस्ट करना है। अब बेटा देखो लीवर्ड फर्म के अंदर ना, लीवर्ड फर्म के अंदर आपका इक्विटी भी है और डेट भी है, तो आप दोनों में 10-10% इन्वेस्ट करोगे। ऐसा नहीं है एक में करोगे, दोनों में करोगे। तो 72,222 में 10%, और बेटा डेट जो है आपका उसमें भी 10% आप इन्वेस्ट कर दोगे। यानी कि ऐसे समझ लो सर, आप 1 लाख का अगर डिबेंचर उनके, तो 10% डिबेंचर आप खरीद लोगे। तो आपके पास बेटा लीवर्ड फर्म में कितना आ जाएगा, 7,222 और 10,000। यानी कि बेटा आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 17,222 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 20,000 रुपये। तो आपके पास सरप्लस मनी कितना होगा, सरप्लस मनी कितना होगा सर, 20,000 माइनस 17,222 कितना आता है भाई, माइनस करके 2,778। तो बेटा सरप्लस मनी आपके पास आ गया। अब दोनों की अर्निंग कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्निंग इन अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म में बेटा जब आप थे तो कितना कमा रहे थे, सर हम कमा रहे थे जितनी भी अर्निंग अवेलेबल थी उसका 10%, यानी कि डिविडेंड आपको एक तरीके से मिल रहा होगा 20,000 का 10%, यानी कि 2,000 रुपये। जब आपने अनलीवर्ड में इन्वेस्ट किए थे तो आप 2,000 रुपये कमा रहे थे। अब बात कर लेते हैं लीवर्ड की, अर्निंग इन लीवर्ड। बेटा लीवर्ड में जब आपने पैसा लगाया था, दो चीज़ों में लगाया था, बोरोइंग में भी और आपने किस में लगाया था, इक्विटी शेयर्स में भी। तो उससे पहले आपको डिविडेंड मिलेगा कितना सर, यहाँ पे भी आपकी होल्डिंग 10% है, यहाँ पे भी आपकी होल्डिंग 10% है। तो जितनी अर्निंग अवेलेबल थी यानी कि 13,000 थी, उसका 10% आपको मिल जाएगा। 13,000 का 10%, तो 1,300 रुपये तो आपको बेटा ये मिलेंगे। प्लस जो बोरोइंग करी गई थी, जो बोरोइंग करी गई थी कितनी करी गई थी सर, हमने सर 10,000 करी थी, जिस पे हमें 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 700 रुपये। तो बेटा टोटल अर्निंग हमारी यहाँ पे 2,000 रुपये बनती है। ठीक है जी। तो बेटा अर्निंग इन लीवर्ड फर्म भी आपकी 2,000 है, अर्निंग इन अनलीवर्ड फर्म भी आपकी 2,000 है। बस फ़ायदा क्या हुआ सर, हमारे पास ये सरप्लस कैश बच गया है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखेंगे बेटा ये सरप्लस कैश भी हमें कैसे नहीं बचाना, हम पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारी अर्निंग कैसे बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। बेटा 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, ईबीआईटी दोनों का सेम है सर, ऑब्वियसली सेम होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। सर इसमें डेट और इक्विटी दोनों है, इसमें खाली सर इक्विटी, तो यहाँ लीवर्ड कंपनी हो गई, ये लीवर्ड कंपनी हो गई। सबसे पहला काम क्या है सर, दोनों की हम वैल्यू निकालेंगे, अनलीवर्ड और लीवर्ड। अनलीवर्ड में सर ईबीआईटी कितना है, अरे सर दोनों में सेम है ना, 30,000 30,000। सर किसी में डेट है, हाँ जी सर लीवर्ड में डेट है कितना सर, 10% है 10,000, यानी कि ये 20,000 हमारा आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सर यहाँ पे तो कोई डेट है ही नहीं अनलीवर्ड में। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गई। अब सर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। क्या से निकालते हैं सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई के ई। के ई कितना है यहाँ पे सर 20%, और यहाँ पे के ई कितना है बेटा 12.5%। तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी निकल के आ गई, ये आ गई बेटा 1,50,000। अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने परसेंटेज, ये 12.5% है, ये 20% है।
तो बेटा 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, ये वैल्यू आ गई बेटा 2,40,000। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर बेटा बात करें 20,000 डिवाइड बाई 20%, ये आ गई 1,00,000। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। वैल्यू ऑफ डेट लिख लेते हैं। सर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सर 1,00,000 रुपये की है, तो इसकी वैल्यू आ गई है 2,00,000 और इसकी वैल्यू आ गई है 2,40,000। ठीक है जी। तो सर वैल्यू ऑफ हमारी अनलीवर्ड फर्म है 2,40,000 और लीवर्ड फर्म है 2,00,000। मतलब सर अनलीवर्ड से बेच के हम लीवर्ड में जाएंगे। हमारी सर अनलीवर्ड में होल्डिंग कितनी है 15%। तो बेटा सबसे पहले हम निकाल लेंगे मेरे पास पैसा कितना अवेलेबल है। सेल प्रोसीड्स कितनी आएंगी 2,40,000 इंटू 15%, कितना आ जाएगा बेटा 36,000 रुपये। हाँ जी 36,000 रुपीज़ सर मेरे पास आ जाएगा अनलीवर्ड फर्म से बेच के। ठीक है जी। चलिए तो अनलीवर्ड फर्म से हमने बेचे कितने कमा लिए 36,000 रुपये कमा लिए। अब सर मुझे लीवर्ड में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना है। पूरा पैसा कैसे इन्वेस्ट करूंगा, पूरा पैसा कैसे इन्वेस्ट करूंगा, जो बेटा इस वैल्यू का रेशो है, जो सर इस वैल्यू का रेशो है, मतलब वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी का रेशो है, उसी रेशो में बेटा मैं 36,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर दूंगा। तो आप कैसे करेंगे, वैल्यू इक्विटी में कितना करेंगे और डेट में कितना करेंगे सर 50-50%। और ये 50% कहाँ से आया, रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट इन लीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म में बेटा जो रेशो था उसी रेशो में हमने इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि सर 18,000 रुपीज़ मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, 18,000 रुपीज़ में डेट में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है। तो मैंने सारा का सारा जितनी सेल प्रोसीड थी मैंने सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया है। अब सर निकाल लेते हैं हम कितना हमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होने वाला है। तो बेटा अब हम लीवर्ड फर्म में आ गए, तो हमें डिविडेंड मिलेगा लीवर्ड फर्म का। डिविडेंड इन लीवर्ड फर्म कितना रहेगा सर, देखिए हमारे पास अर्निंग अवेलेबल थी 20,000। ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है सर 1,00,000। हमारे पास कितने के शेयर हैं 18,000 के, तो मुझे सर इतना ही डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 18,000 का 20% कर दूं, 3,600 रुपीज़ सर हमें लीवर्ड फर्म से पैसा मिलेगा। ठीक है जी। अब हम सर नेक्स्ट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। सर मैंने बोरिंग भी तो दी है ना, मनी उनको पैसा भी तो लेंड करा है, वो कितना करा है सर, अगेन 18,000 करा है, जिसका 10% हमने इंटरेस्ट मिलेगा। कितना आ जाएगा 1,800। तो बेटा टोटल अर्निंग लीवर्ड फर्म से कितनी आ जाएगी 5,400। हाँ सर 5,400 आ जाएगी। लेस कर देंगे सर जो मुझे अनलीवर्ड फर्म में मिल रहा था, डिविडेंड इन अनलीवर्ड फर्म। ठीक है जी। अनलीवर्ड फर्म में कितना मिल रहा था सर, अनलीवर्ड फर्म में मुझे मिल रहा था 30,000 का 15%, है ना, यानी कि सर 4,500 मिल रहा था मुझे। तो बेटा 900 रुपये मेरी इंक्रीमेंटल अर्निंग हो गई है। ठीक है जी। इंक्रीमेंटल अर्निंग बेटा मेरी 900 रुपये हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग हमारी आर्बिट्रेज की वजह से 900 रुपये हो गई है। तो बेटा इस तरीके से हमने आर्बिट्रेज का कंसेप्ट पूरा कवर कर लिया है। 4 सिनेरियो हैं, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है जी। एक समरी बना के क्विक रिवीजन करा देते हैं मैं आपको। ठीक है। समरी को आप अपने नोट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आर्बिट्रेज में हमारे 4 सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला है सर कैटेगरी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। दूसरी कैटेगरी क्या है सर, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। बेटा इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, सेम अमाउंट, अच्छा ऐसा करते हैं इसको। देखो स्टेप 1 क्या हो जाता है हमारा, मैं यहाँ पे आपको स्टेप भी लिखवा देता हूँ। स्टेप 1 वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स। ठीक है जी। जब भी आपका बेटा आर्बिट्रेज का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, वैल्यू ऑफ बोथ फर्म्स निकालना है, फिर आपको देखना है किसकी ज़्यादा है। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे सर सेल प्रोसीड्स कंप्यूट।
नेक्स्ट क्या करेंगे, सेल प्रोसीड्स कंप्यूट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एग्जिट फर्म इनटू परसेंटेज होल्डिंग, एग्जिट फर्म इनटू परसेंटेज होल्डिंग। जिस फर्म से आप एग्जिट कर रहे हो उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है ना, जिस भी फर्म से आप एग्जिट कर रहे हो उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी और उसमें आपने कितना होल्ड कर रखा था, ये आपकी बेटा सेल प्रोसीड आ जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से लीवर्ड फर्म से एग्जिट करोगे, है ना, यहाँ पे आप लीवर्ड फर्म से एग्जिट करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे अनलीवर्ड फर्म से एग्जिट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड फर्म की आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा, बोरिंग फ्रॉम मार्केट। बेटा जब हम लीवर्ड फर्म से निकल के अनलीवर्ड फर्म में जाते हैं तो हमें परसेंटेज होल्डिंग की ही बोरिंग भी करनी पड़ती है, परसेंटेज होल्डिंग इनटू टोटल बोरिंग, ठीक है। तो बेटा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म में जितनी भी बोरिंग थी, टोटल बोरिंग इन लीवर्ड फर्म, ठीक है। तो सर जितनी भी बोरिंग थी लीवर्ड फर्म में सेम परसेंटेज में हमें उसकी बोरिंग भी करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेटा इन दोनों को ऐड करके आ जाता है क्या सर, टोटल प्रोसीड्स, ठीक है जी, टोटल प्रोसीड्स मेरा आ जाता है। अब सर इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इसके अंदर बेटा हमारे दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सर, देखिए यहाँ पे आप अनलीवर्ड फर्म में जा रहे हैं तो आप कहेंगे सेम परसेंटेज इन्वेस्ट, जितनी परसेंट होल्डिंग यहाँ पे थी उतनी परसेंट होल्डिंग वहाँ पे ले जाओ। यहाँ पे टोटल प्रोसीड इन्वेस्ट, जितनी भी प्रोसीड थी वहाँ वो टोटल की टोटल इन्वेस्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे साथ सेम अर्निंग आएंगी, ठीक है जी, सेम अर्निंग आएगी, बट वी हैव सरप्लस कैश, हमारे पास सरप्लस कैश आ जाएगा। अगर सर हम टोटल प्रोसीड इन्वेस्ट कर देते तो हमारे पास क्या आएगा सर, इंक्रीमेंटल अर्निंग आ जाएगी और नो सरप्लस कैश, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ सर हर सिनेरियो में हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन था। ये है बेटा हमारा इलस्ट्रेशन 6, ये है हमारा इलस्ट्रेशन 7, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में आते हैं सर हमारा अनलीवर्ड से, जब हम लीवर्ड पे गए थे तो यहाँ पे बेटा अगर हम सेम परसेंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम टोटल प्रोसीड इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी, सेम परसेंट इन्वेस्ट बोथ इन इक्विटी एंड बोरोइंग। बेटा यहाँ पे इक्विटी और बोरोइंग दोनों में इन्वेस्ट होगा क्योंकि हम लीवर्ड फर्म के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे से जो टोटल प्रोसीड इन्वेस्ट होगा बोथ इन इक्विटी एंड बोरोइंग, ठीक है। अगर बेटा हमें सेम परसेंटेज इन्वेस्ट रखनी है तो यहाँ पे लिखेंगे इन सेम परसेंटेज, ठीक है जी। मान लीजिए 10% आपका लीवर्ड फर्म में, तो आप लीवर्ड फर्म में आके 10% बोरिंग और 10% इक्विटी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप टोटल प्रोसीड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सारा का सारा अमाउंट किस में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी और बोरिंग में तो करेंगे, किसमें, इन द रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट, जो इन दोनों का रेशो होगा उस रेशो में आप कर देंगे। आउटकम क्या होगा सर, आउटकम दोनों जगह सेम है, सेम अर्निंग, सरप्लस कैश, इंक्रीमेंटल अर्निंग, नो सरप्लस कैश, ठीक है जी, कोई सरप्लस कैश यहाँ पे नहीं होने वाला है। इस पे बेटा आपकी है इलस्ट्रेशन 8 एंड इलस्ट्रेशन 9, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है इस क्लास का, ये चारों इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी है बिना सॉल्यूशन देखे। आपका सर आर्बिट्रेज बिल्कुल कंप्लीट है, फिनिश है। अब आपको इसके अलावा
कोई और एडजस्टमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है जी, तो बेटा इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। चार्ट आप अपने हाथ से बनाएंगे, सोच के बाद में देख लेना कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया है, जिससे आपको भी अच्छे से इस पर कमांड आ जाए। ठीक है, चलिए तो बेटा इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अच्छी लगी हो तो बताना, हम इस तरीके से और जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं उसको ऐसे ही आसान बना बना के लाते रहेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।